हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो पिछले कई दिनों से हमारा लेक्चर अकाउंटेंसी पे नहीं आ पाया, उसके लिए हम माजरत ख्वाह है। तो हम कोशिश कर लेंगे कि आपका जो अकाउंटेंसी पोर्शन है और कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वो बाय द एंड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये कंप्लीट होना चाहिए। अब आगे हम अपने टॉपिक्स की जो अपने लेक्चर की ड्यूरेशन है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो चलिए, पहले कुछ बेसिक्स हम कर रहे थे, कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे। आज हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को लगभग हम सारा एंड कर लेंगे। उसके बाद कल से हम कुछ रूल्स देख लेंगे, किस तरह से डेबिट होता है, किस तरह से क्रेडिट होता है। तो कंटिन्यूसली हमारे जो लेक्चर से आप देखे रहिए, ठीक है ना। आप इन पे बने रहिए ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। लेक्चर 4 हुए हैं, उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी किया था। आज 5th लेक्चर कर लेंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद हम फिर से मॉक टेस्ट लाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा ड्यूअल कंसेप्ट में ही हमने आपका अकाउंटिंग इक्वेशन देख लिया। हमने देख लिया अपने प्रीवियस लेक्चर पे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़, चाहे वो इंटरनल लायबिलिटी है, और इंटरनल लायबिलिटी एक ही होती है आप लोगों की, दैट इज़ कैपिटल। क्योंकि कैपिटल बिजनेस का अपना पैसा नहीं होता है, ये बिजनेसमैन का होता है, ओनर का होता है, ओनर्स इक्विटी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया अपने पिछले लेक्चर्स पे। और उसके बाद बाकी जो सारी लायबिलिटीज़ आती है, आउटसाइडर्स जो भी होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स जो भी होते हैं, ओके। तो मैंने कुछ आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करवाया था, ठीक है। अभी इसके बाद हमने जर्नल भी पढ़नी है, लेजर भी पढ़नी है। तो आपको इस चीज़ से वो सारी चीज़ें आपको आराम से समझ आ जाएंगी। तो हमने देखा कि हमेशा हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन रहती है वो एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। और पहले मैंने आपको सिंपल इक्वेशंस कुछ करवाए, ठीक है ना। कैश बिल्डिंग के एसेट्स किस तरह हम लाते हैं और किस तरह हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड आप लोगों से शेयर करनी है। और इससे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पार्ट भी ख़त्म होगा और ड्यूअल कंसेप्ट वाला पार्ट भी इसी पे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने दोनों को मिक्स किया है ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो। हमने यहाँ पे सिंपल देखा कि हमने एक साइड से कैश फ्लो इन हो रहा था या आउट हो रहा था, ठीक है ना। कैश आ रहा था या जा रहा था, उससे हमने परचेजेस किए, बिल्डिंग मशीनरी गुड्स किया, ठीक है ना। ये कैपिटल है हमारी। उसके बाद हमने देखा क्रेडिटर्स। कुल मिला के हम देख लेंगे कि हमारे पास अब कौन सी इक्वेशन बनी है। तो हमारे पास हमारे बिजनेस में कैश 30 लाख है, बिल्डिंग 10 लाख, मशीनरी 10 लाख, गुड्स 10 लाख और 50 लाख कैपिटल है और 10 लाख क्रेडिटर्स है। यानी कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी हमारे पास 10 लाख है, इंटरनल लायबिलिटी हमारे पास 50 लाख है, ठीक है। अब एक इक्वेशन आप लोगों के सामने ये है। देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ 5 लाख रुपीज़, ठीक है। 5 लाख वर्थ है गुड्स की, उनको मैंने सेल किया फॉर 6 लाख रुपीज़, ठीक है ना। 5 लाख के गुड्स का वर्थ था और उसको मैंने 6 लाख पे सेल किया, ठीक है। यानी कि 1 लाख प्रॉफिट मिला। अब आप कैसे इसको एडजस्ट कर पाएंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे? अगर आप देख लोगे, आप बोलोगे सर हमारे पास कैश तो आ गया। कैश कितना आ गया? 6 लाख, क्योंकि मेरे पास 6 लाख ही कैश, मैंने 5 लाख के गुड्स थे उसको 6 लाख में सेल किया। यानी कि जब 6 लाख में सेल किया, 6 लाख पे सेल किया, मतलब आप लोगों के पास मैंने क्रेडिट पे नहीं सेल किया, मेरे पास डेटर नहीं, मैंने सिंपली उनको सेल किया और वहाँ से कैश लिया 6 लाख। लेकिन मेरे पास कितने लाख का गुड्स चला गया, ठीक है। आउट कितने गुड्स हुए? तो 5 लाख के ही मेरे पास गुड्स हुए। अब आपको पता नहीं कि किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। जो मैंने आपको सिखाया था आप उस पर क्या कर लेंगे, आप 6 लाख यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि 6 लाख का कैश हमारे पास आया है और गुड्स 5 लाख हमारे पास चले गए हैं। यानी कि हमारे बिजनेस से 5 लाख के गुड्स चले गए हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे 5 लाख कर लोगे, यहाँ पे ऐड कर लोगे 6 लाख, यहाँ पे 5 लाख इसको माइनस कर लोगे, सबट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोल रही है कि ये वाला साइड इस साइड से बराबर होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा एसेट का साइड है, ये हमारा लायबिलिटीज का साइड है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होने चाहिए। आप बोलोगे सर 6 लाख कैश आया, 5 लाख ही गुड्स चले गए, तो 1 लाख को हम क्या कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 1 लाख एक्स्ट्रा आएगा। देखो इसको आप किस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, पहले इसका रूल देख लेंगे आप।
जो भी आपके पास लॉस होगा या रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंचर होगा, उसको आप क्या कर लेंगे, उसको कैपिटल पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैपिटल से उस लॉस को, उस एक्सपेंचर को, उस रेवेन्यू एक्सपेंचर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई गेन आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, और प्लस, ठीक है, इनकम, गेन एंड इनकम, उसको आप कैपिटल में ही एडजस्ट कर लेंगे। सिंपली आप बात याद रखो, एक्सपेंस हो आपके पास, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंचर, वो मैंने बताया आपको रेवेन्यू एक्सपेंचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंचर क्या होता है। आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंचर हो या कोई भी लॉस हो, उसको आप कैपिटल में ही एडजस्ट कर लेंगे, कैपिटल से ही सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आपके पास कोई गेन है, कोई प्रॉफिट है या कोई इनकम आ रही है, उसको भी आप कैपिटल में ही एडजस्ट कर लेंगे। याद क्या रखेंगे, एक्सपेंचर को, लॉस को हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, गेन को, इनकम को हम कैपिटल में ही इसको एडजस्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, आप लोगों के पास 5 लाख के गुड्स थे, तो आपने उसको 6 लाख पे सेल किया। 5 लाख की, अगर 5 लाख गुड्स थे, 5 लाख पे ही आपने सेल किया होता तो आपके पास गेन कुछ नहीं होता। लेकिन 5 लाख के गुड्स आपके पास है, उसके बदले आपने 6 लाख का कैश लिया, मतलब 1 लाख जो है वो आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आप एडजस्ट कहाँ पे कर लेंगे, अपनी कैपिटल पे। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास है 30 लाख कैश है, 30 लाख के नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी, 6 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे और 6 लाख, ये बन जाएगा आपका 36 लाख। ठीक है, तो बिल्डिंग पे कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा इस वाली इक्वेशन से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने गुड्स को ही सेल किया है, गुड्स को ही सोल्ड किया है मैंने। बिल्डिंग में, मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ सर, हमारे पास 10 लाख के गुड्स थे, तो मैंने 5 लाख के गुड्स जो है उनको सेल किया है, 5 लाख गुड्स को मैंने सेल किया है, मतलब 5 लाख के गुड्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास 5 लाख के ही बचे, 5 लाख मैंने बेच डाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास गुड्स 5 लाख आएंगे, कैश इंक्रीज होगा, गुड्स 5 लाख इंक्रीज होंगे, कैश 6 लाख से इंक्रीज होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ये जो 1 लाख आपका प्रॉफिट है, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे अपनी कैपिटल पे। आपके पास कैपिटल 50 लाख थी, प्लस 1 लाख वो वाला जो 6 लाख माइनस 5 लाख आएगा। 6 लाख आपके पास, यानी कि 1 लाख, 5 लाख के गुड्स थे, 6 लाख पे सेल किया, 1 लाख आप लोगों के लिए प्रॉफिट आया, कैपिटल इंक्रीज होगी प्रॉफिट से आपके, तो प्लस 1 लाख होगा। हमारे पास कैपिटल 50 लाख थी, तो अब कैपिटल हमारी 51 लाख बनेगी। ये 1 लाख कहां से आया, ये प्रॉफिट आया जो मैंने सेल किया अपने गुड्स को। ओके, तो क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इस पे क्रेडिटर ऐसे के ही ऐसे रहेंगे। तो याद रखना, अगर लॉस भी होगा, अगर ऐसे भी इक्वेशन होती आप लोगों के पास, ठीक है ना, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10 लाख, ठीक है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10 लाख फॉर 5 लाख, तो उस वक्त क्या होता, उस वक्त आप लोगों के पास कैश 5 लाख ही आ जाता, गुड्स कुछ नहीं बचते, क्योंकि 10 लाख के ही आपने सेल किए हैं, ठीक है ना। लेकिन कितने में सेल किए, 5 लाख पे। वो जो 5 लाख आपका लॉस हो रहा है, जो 5 लाख आपका नुकसान हुआ, वो आप कैपिटल से ही डिडक्ट करते, ठीक है। इसी तरह आप एक्सपेंस, इनकम्स को इसी तरह से आप ट्रीटमेंट कर लेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, कैश हमारे पास 36 लाख, बिल्डिंग मशीनरी सेम रहेगी, गुड्स 5 लाख के ही बचे, कैपिटल इंक्रीज होगी बाय प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है ना, तो 51 लाख आएगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब और एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बाकी आपको आएगा, एसेट लाया, कैश चला गया, वो अब आपको वो नॉर्मल इक्वेशन है, लेकिन ये कुछ थोड़ा एडवांस्ड है। आप लोगों के पास क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी कि सैलरीज ड्यू हुई है, अभी तक आप लोगों ने पे नहीं किया। और कितनी है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारे पास 1 लाख आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कर लेंगे आप, इस चीज़ को आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम कैपिटल। क्यों कैपिटल को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब आप पे कर लेंगे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो कैपिटल से सब्सट्रैक्ट होंगी ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज। और आपकी लायबिलिटीज़ तो ये इंक्रीज होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये आपकी लायबिलिटी है, ये मैंने लायबिलिटीज़ में पढ़ाया है, ठीक है ना।
क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें देना है, चाहे सैलरी है, ठीक है, हाँ ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी यही ट्रीटमेंट मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो सैलरीज है जो मेरे एम्प्लॉइज पे ड्यू हुई है बट मेरे बिजनेस ने अभी तक उसको पे नहीं किया, तो ये मेरे पास लायबिलिटी है। तो इसको किस तरह से ट्रीटमेंट कर लोगे? कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तक हमने इसको पे ही नहीं किया, तो हमारा केस जितना था उतना ही रहेगा। बिल्डिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं, मशीनरी पे भी कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ लेगा दो चीज़ों पे, एक तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ लेगा क्योंकि ये हमारे कैपिटल को डिक्रीज कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये लायबिलिटी है, या आप इसको क्रेडिटर्स पे भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने सेपरेट सा कॉलम लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारे पास बढ़ गई क्योंकि अभी हमने ये अमाउंट पे नहीं किया। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट आप कर लोगे? इसकी आप ट्रीटमेंट सिंपली कैश, बिल्डिंग मशीनरी सेम रहेगा, कैपिटल आपका 1 लाख रिड्यूस होगा क्योंकि ये हमारे पास लायबिलिटी आई है, ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 लाख लेस होगा क्योंकि 1 लाख ही आउटस्टैंडिंग हमारे पास सैलरी है, तो 50 लाख से हमारा कैपिटल आके 49 लाख पे रहेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते थे, यानी कि प्लस 1 लाख करते 11 लाख बन जाता, मैंने सेपरेट किया, वो सेम चीज़ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, अलग से भी इसको लिख सकते हो, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए बढ़ गए, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे लिए बढ़ गई, कितना? 1 लाख, तो इसको यही ट्रीटमेंट रहेगी, ओके। उसके बाद अगर ड्राइंग करता है, जो ओनर है वो ड्राइंग करता है कुछ अपने बिजनेस से, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1 लाख, 1 लाख का इसने ड्राइंग किया, क्योंकि पर्सनल यूज क्या होती है? ड्राइंग होती है। तो इसको किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर लोगे? आप सिंपली बोलोगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर जब ड्राइंग हुई तो मतलब ऑब्वियसली बात है कैश हमारे बिजनेस से चला जाएगा, जितनी ड्राइंग की उतना कैश हमसे चला जाएगा, हम पहली ट्रीटमेंट कैश पे देंगे क्योंकि ड्राइविंग हुई किस पे हुई? इसने कैश किया है, विड्रू कैश, इसने विड्रा किया है कैश को बिजनेस से, तो कैश कम होगा, कितना कम होगा? 1 लाख, ओके। तो आपका जो ये 2 लाख होगा यहाँ पे, सॉरी 1 लाख ही है, ठीक है, 2 लाख नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। तो 36 था हमारे पास, कैश आके 1 लाख कम होगा क्योंकि ड्राइविंग हुई, 35 लाख ही रह गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम एक ट्रीटमेंट तो हमारे पास आई, ड्यूअल कंसेप्ट में हमें पता है कि दो चीज़ें होती है इस पे, लेकिन हमारे पास अभी कैश ही चला गया, दूसरी कहीं पे हमें ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को आप कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे? इस चीज़ को आप एडजस्ट क्या बिल्डिंग पे कर देंगे? नहीं, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है आपका? ड्राइविंग से, कैपिटल से ही इफेक्ट पड़ेगा। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे, एक्सपेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर ये ओनर नहीं होता, अगर ये प्रॉपरेटर नहीं होता, किसी और ने इस केस को लिया होता, तब हमारे पास हम यहाँ से और एक एसेट हमारा बढ़ जाता, डेटर बन जाता। लेकिन प्रॉपरेटर, ओनर कभी डेटर नहीं होता क्योंकि ये कैपिटल जो है ये ओनर का ही पैसा है, ठीक है ना। ये हमारा बिजनेस ओ कर रहा है टुवर्ड्स इट इज ओनर, ठीक है ना। तो ये कैपिटल को ही डिक्रीज कर लेगा, ये बोलेगा चलो आपके पास 49 लाख मेरी कैपिटल है, उसमें से आप 1 लाख को रिड्यूस कर लो, और ठीक है ना, 1 लाख आप रिड्यूस कर लो, और तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्राइविंग इज हम कैपिटल को ही रिड्यूस करते हैं। वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वहाँ पे 50 लाख रहा है हमारे पास, ठीक है ना, 51 था, 50 लाख रहा। अब 50 लाख से 49 लाख कैपिटल रहेगी। जब 1 लाख की ड्राइविंग हुई तो कैपिटल कम होगी और कैश कम होगा, तो दोनों साइड से हमारा अब बराबर अमाउंट आप लोगों को आएगा। क्रेडिटर्स पे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन है आप लोगों के पास प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना। कोई एक्सपेंस हमने पहले ही दिया है, हमारे पास अभी ड्यू नहीं हुआ था, हमने पहले ही अगले साल का खर्चा हमने इसी साल ही किया है, ठीक है ना। अगले साल का जो हमारा एक्सपेंस था वो इसी साल हमने पे किया, तो उससे क्या होगा? हमने देखा है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारा। अगर आपको वो लेक्चर्स पता होगी, यहाँ पे आपको
प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। तो जब हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया है मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। कौन सा वाला एसेट इंक्रीज हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस वाला एसेट हमारा इंक्रीज होगा। ओके, तो इस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रीपेड एक्सपेंस 2 लाख, सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस हमने कैश पे ये एक्सपेंस किया है, मतलब कैश हमारे बिजनेस से चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 2 लाख कैश जो है वो चला गया हमारे बिजनेस से। हमारे पास 35 लाख कैश था, अब 33 लाख ही बच जाएगा क्योंकि 2 लाख हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया है, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस हमने 2 लाख किया है। बिल्डिंग मशीनरी गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, और एक चीज बढ़ जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज होगा प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ और वो एसेट कौन सा है? हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। कितना इंक्रीज होगा? 2 लाख। कैपिटल पे कोई फर्क होगा? इससे कोई फर्क ही नहीं होगा हमारे कैपिटल से, क्योंकि हमारा ये एसेट है, ठीक है ना, कैश गया लेकिन एसेट यहां से इंक्रीज हुआ। जिस तरह से हमने सपोज यहां पे कोई ट्रांजैक्शन की, हमने 5 लाख की बिल्डिंग लाई तो कैश 5 लाख यहां से लेस होगा और बिल्डिंग इंक्रीज होगा 5 लाख से, ठीक है। इसी हिसाब से, इसी तरह से ये भी प्रीपेड एक्सपेंस यहां पे इंक्रीज होगा। ओके, तो कैश डिक्रीज हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ। कैपिटल पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रीपेड एक्सपेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैपिटल से। हाँ, कैपिटल में फर्क आ जाएगा जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई होगा, तब हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, क्योंकि तब हम कैश नहीं देते उसको, कैपिटल पे ही हम लेस करते हैं और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस में हम अपना एसेट को बढ़ाते हैं, इसको हम एसेट मानते हैं, तो एसेट इंक्रीज हुआ, यहाँ से कैश डिक्रीज हुआ, वहाँ से हमारा यहाँ से एक एसेट डिक्रीज हुआ, दूसरा एसेट यहाँ से इंक्रीज हुआ। ये है ड्यूअल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लोगे प्रीपेड एक्सपेंस यहां पे हमने कैश 2 लाख गया और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। अब हम बैलेंस कर लेंगे, देख लेंगे क्या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या एसेट्स क्या लायबिलिटीज के बराबर है हमारे, तो अब वही हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो 33 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख, ये बन जाएगा आपका 60 लाख। ओके, तो यहाँ पे 49 लाख प्लस 10 लाख हुआ 59 लाख और ये 1 लाख हुआ 60 लाख। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हुई। तो जब भी आपको ये वाली एडजस्टमेंट्स आएंगी तो आप इसी तरह से गेन होगा, लॉस होगा, इसी तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर और भी कोई आप लोगों को लगा कि ये भी हमें एडजस्ट करनी है तो कमेंट में आप बता देंगे, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि किस तरह से इसको एडजस्ट कर लोगे। वैसे सारे आप एडजस्टमेंट्स अब आपको खुद ही आएंगे। उसके बाद और 1-2 कंसेप्ट बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इंशाल्लाह डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उन रूल्स को हम सीख लेंगे। एक्रूल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्रूल कंसेप्ट ये चीज बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अपनी जर्नल पे हम ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब हम इंटर करते हैं कोई ट्रांजैक्शन, ठीक है, जब किसी ट्रांजैक्शन पे हम आ जाता है, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जब भी रेवेन्यू आर दस रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड, आपका जो भी रेवेन्यू है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर ड्यू, जब वो ड्यू है उसी वक्त हम रिकॉर्ड कर लेंगे, न कि जब हम उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना, न कि जब हम उसको रिसीव कर लेंगे तभी हम डेटर्स लिखते हैं, क्योंकि ये अमाउंट हमने अभी रिसीव नहीं किया बट हमें ये रिसीव करना है, हम उसी वक्त कर लेंगे जब हमारी ट्रांजैक्शन इसके साथ हुई, ठीक है, नॉट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंस को भी हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो इनक्योर हुआ है, ठीक है, इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन इनकर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर लोगे, आपने सेल किया क्रेडिट पे, ठीक है ना, आपने सेल किया किसी को क्रेडिट पे, तो आपको उसी टाइम ये रिकॉर्ड करना है, न कि उस टाइम जब आप इसका केस लोगे। आपने जब भी सेल की तभी आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ये चीज़ क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखो, एसेट के 2 वैल्यू होते हैं, एक बुक वैल्यू होता है, दूसरा मार्केट वैल्यू होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है परचेज वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उस एसेट को परचेज किया है। दूसरा हुआ मार्केट वैल्यू, जो मार्केट पे वैल्यू उसका है, ठीक है। तो अब हम किस हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी ईयर
द एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हुआ जिस कॉस्ट पे हमने इसको परचेज किया, हम उसी कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम एसेट को उसके बुक वैल्यू, उसके परचेज वैल्यू, उसके हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अब आप खुद ही कर लेंगे, जो नहीं आएगा वो हमें बताएंगे, हम उसका भी आपको बता देंगे किस तरह से ट्रीटमेंट होगी। मैचिंग कंसेप्ट से क्या होता है, हर एक बिजनेस का यही मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को चेक करेगा पीरियडिकली। इस साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट साल मेरा कितना प्रॉफिट था, ठीक है ना। इस पे हम देख लेंगे कि हमें डिटरमाइन करना है, इस मैचिंग कंसेप्ट में हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। वो कैसे हम कर सकते हैं, जब हम मैच कर लेंगे। मैच क्या करना है, मैच बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ठीक है ना। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ही जब हम मैच कर देंगे तभी हम प्रॉफिट लगा सकते हैं। हमारे खर्चे कितने हुए, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारे पास रेवेन्यू कितना आया, इन दो की डिफरेंस हमें बता देगी कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ। वही होता है ना प्रॉफिट, जितना हमने खर्च आया और हमारे पास इनकम कितनी आई, उन दो के बीच में जो डिफरेंस होगी वो हमारा लॉस होगा या हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड। इस साल आपको देखना है आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, तो आप इसी साल के खर्चे को इसी साल के इनकम से, इसी साल के रेवेन्यू से आप मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है या प्रीपेड इनकम होती है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है या आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, उनको हम ट्रीट नहीं करते हैं इस साल में, ठीक है ना। उनको हम कैपिटल में ही प्लस माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट ऐड करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं या आउटस्टैंडिंग इनकम्स होती है उनको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। और प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इस साल के नहीं होते। तो ये आपके कंसेप्ट सारे कुछ क्लियर हुए, सारे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने बता दिए आप लोगों को। तो कल से हम देख लेंगे कि क्या होता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हम डेबिट क्रेडिट कल सीख लेंगे, ठीक है ना। अब रेगुलर रहेंगे आप हमारे क्लासेस पे, हम कोशिश कर लेंगे कि आपका जो ये सिलेबस है बाय द एंड ऑफ अप्रैल और द फर्स्ट वीक, सेकंड वीक ऑफ मई तक आपका कंप्लीट होना चाहिए ये वाला सिलेबस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।